मेरे पीछे जो संसद भवन आप देख रहे हैं वो तमाम देश की जनता के टैक्स के पैसे से बना है और इसमें बैठने वाले तमाम सांसदों की जो तनख्वाह आ रही है, जो उनको पेंशन मिल रही है, वो देश के जनता के टैक्स के पैसों से मिल रही है। मतलब उन लोगों का जो भविष्य है वो हम लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसों पर निर्भर है। फिर ये लोग जब इनका भविष्य हमारे ऊपर निर्भर है तो ये हम लोगों को हमारा भविष्य क्यों खराब कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको बता दो दर्शकों, इससे मैं मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में भी अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो बड़ा खूबसूरत सांसद भवन बना है। वही सांसद भवन जिसके अंदर तमाम नेताजी, तमाम सांसद महोदय इस सांसद भवन के अंदर बैठते हैं और तमाम निर्णय दिल्ली जैसी राजधानी को लेकर के, भारत की राजधानी दिल्ली को लेकर के तमाम निर्णय यहां से किए जाते हैं, तमाम फैसले यहां से लिए जाते हैं और जिनके ऊपर पूरी दिल्ली को सुधारने, संवारने, बच्चों को शिक्षित करने का भार सांसद भवन में बैठे हुए नेताजी लोगों पर है। उसी सांसद भवन के सामने खड़ा होकर के मैं दिनेश गर्ग जैन कुछ नेताजी से सवाल करने आया हूं और देश की जनता से कुछ सवाल करने वाला हूं। मेरे पीछे जो संसद भवन आप देख रहे हैं वो तमाम देश की जनता के टैक्स के पैसे से बना है और इसमें बैठने वाले तमाम सांसदों की जो तनख्वाह आ रही है, जो उनको पेंशन मिल रही है, वो देश के जनता के टैक्स के पैसों से मिल रही है। मतलब उन लोगों का जो भविष्य है वो हम लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसों पर निर्भर है। फिर ये लोग जब इनका भविष्य हमारे ऊपर निर्भर है तो ये हम लोगों का हमारा भविष्य क्यों खराब कर देते हैं, युवाओं का भविष्य क्यों खराब कर देते हैं, ये पहला सवाल है। दूसरा, आप लोगों का जो रोजगार मिलता है, इन लोगों को जो रोजगार मिला, मतलब नेताजी लोगों को जो रोजगार मिला वो हम लोगों के दिए हुए टैक्स के पैसे से इन लोगों को रोजगार मिला। फिर आज का युवा इन लोगों को बेरोजगार क्यों कर दिया, इन लोगों ने आज के युवा को बेरोजगार क्यों बना दिया। क्या अंदर बैठे हुए जितने भी सांसद महोदय हैं, अंदर बैठे हुए जितने भी नेताजी हैं, उनको ये चीज समझ में नहीं आती कि आज का युवा बेरोजगार होता जा रहा है। कभी भी सांसद भवन आपने देखा हो, कभी ये पीछे जो सांसद भवन बना है ये कभी घाटे में नहीं गया। बाकी तमाम सरकारी संस्थाएं घाटे में चली जाएंगी, रेलवे घाटे में चला जाएगा, LIC घाटे में चला गया, आपका एयर इंडिया घाटे में चला गया, लेकिन कभी सांसद भवन घाटे में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ के जितने नेताजी हैं वो अपना घर पहले भरते हैं, देश का सुधार बाद में करते हैं। तो अंदर बैठे हुए जब नेताजी यहाँ पर अपना घर भर रहे होंगे तो ये घाटे में कैसे चले जाएगा। यदि अंदर बैठा हुआ कोई भी एक दिन का नेता बन जाए, मेरे कहने का मतलब अंदर जितने भी नेताजी बैठते हैं, यदि कोई एक दिन का भी कोई नेता बन जाए तो उसे पूरी जिंदगी भर पेंशन मिलती है। लेकिन उसके बाहर खड़े ये पैरामिलिट्री के, आर्मी के जवान और इसकी सुरक्षा में तैनात जो पैरामिलिट्री के जितने भी फोर्सेस के जवान हैं, उनको पेंशन क्यों नहीं मिलती। मोदी जी 2022 के अंदर 2002 के बाद आपने पैरामिलिट्री के फोर्स की और आर्मी के जवानों की पेंशन बंद कर दी, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों की थी, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर हमारी जनता की सुरक्षा, भारत देश की सुरक्षा वही जवान करते हैं जिन्होंने आपकी जो सुरक्षा करते हैं। आपने उन्हीं की पेंशन खत्म कर दी और अंदर बैठे हुए तमाम नेताजी लोगों की पेंशन जारी है। फिर चाहे वो एक दिन के लिए नेता बने या 5 साल के लिए विधायक बने, 5 साल के लिए अपने किसी भी पद पे आसीन रहे, तो उसको पूरी जिंदगी भर आप लोग पेंशन देते हैं, लेकिन आर्मी के जवानों को टेंशन देते हैं। इसी सांसद भवन की सुरक्षा कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पैरामिलिट्री के फोर्स और आर्मी के जवान। जो अंदर सांसद भवन के अंदर जितने भी नेताजी बैठे हैं उनकी सुरक्षा में पैरामिलिट्री के फोर्स लगी है, आर्मी के जवान लगे हैं, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिलेगी। अंदर बैठे हुए सांसदों को पेंशन जारी रहेगी। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यही भारत देश के नेता करते हैं। अगर वाकई देश के नेता सही हो जाएं तो हमारा भारत देश समृद्ध बन जाएगा, सशक्त बन जाएगा। एक और चीज बताऊंगा मोदी जी, अगर अंदर बैठे हुए तमाम नेताजी लोगों का, भारत देश के तमाम नेताजी लोगों की एक बार जांच करवा दी जाए DNA की, 70 से 80% गारंटेड नेता भ्रष्ट निकलेंगे। और जिस दिन ये नेता लोग अपना करप्शन करना बंद कर देंगे उस दिन भारत देश हमारा सोने की चिड़िया बन जाएगा। और हालांकि सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया बन जाएगा। हमारे भारत देश की अगर जवानी की बात करें तो बिल्कुल अंधकार में है, ढीली हो चुकी है। हमारे भारत देश का जिसकी जवानी ही अंधकार में हो,
तो उस भारत देश का भविष्य कहाँ होगा। एक बार अंदर बैठे हुए जितने भी नेताजी बैठते हैं उन सबसे मेरा ये सवाल है, क्या वाकई इस समय भारत देश का जो जवान है, नौजवान है, वो अंधकार में है, दर दर की ठोकरें खा रहा है रोजगार को लेकर के, लेकिन आप लोगों का जो रोजगार चल रहा है वो हमारे और आपके दिए हुए टैक्स के पैसों से चल रहा है। हम इतनी बड़ी कुर्बानी कर करके अपना कीमती वोट, अपना अंगूठा दे करके आप लोगों को अंदर बिठाते हैं, आप लोगों को राज सिंहासन देते हैं, लेकिन आप उसी युवा रोजगार को बेरोजगार बना करके सड़कों पे डोला देते हैं। जितनी टकाटक अगर आप यहाँ पर ये सड़क देखेंगे, जितना टकाटक यहाँ का ये भवन बना है, उतनी ही टकाटक, उतनी ही मजबूत हमारे गांव दराज की सड़कें क्यों नहीं बनती? क्यों 6 महीने से पहले बनाया हुआ बोल टैं बोल जाता है? वहां पर इतनी मजबूती से काम क्यों नहीं हो पाता है? और एक और बात, आपने मोदी जी निजीकरण को बढ़ावा दिया, आपने तमाम सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट में बदल दिया, ये बोलकर कि क्या नाम है, प्राइवेट संस्था में होने के बाद कर्मचारी सही काम करता है, लेकिन जब वही कर्मचारी सरकारी संस्था में काम करता है तो वो उचित काम नहीं करता। हालांकि आपने जो कहा, अगर उसी बात को हम रिपीट कर दें तो आपको ये भी नियम बनाना चाहिए था। लेकिन एक चीज और बता दूं कि अगर हमारी भारत देश की जो सुरक्षा हो रही है वो हमारे आर्मी के जवान और पैरामिलिट्री की फोर्स कर रही है, और वो आज भी सरकारी संस्था के अंदर काम कर रहे हैं, उसके बावजूद हम सुरक्षित हैं। अगर सबसे ज्यादा सरकारी संस्था में करप्टेड होते तो शायद हमारे आर्मी के जवान होते या पैरामिलिट्री फोर्स के जवान होते, लेकिन आज उन्हीं की बदौलत हम और आप सुरक्षित हैं। तो क्यों उसको भी अब 4 साल के लिए आप कर रहे हैं उसको, जबकि उसको बढ़ावा देना चाहिए था। आपने वही अग्निपथ ला करके उनको अग्निवीर बनाने की तैयारी कर दी, सिर्फ मात्र 4 साल का रोजगार दे करके। आप उनको प्राइवेट करने जा रहे हैं, आपने तमाम संस्थाएं प्राइवेट कर दी, आपने LIC प्राइवेट कर दिया, आपने बैंक प्राइवेट कर दिया, आपने इंडियन पेट्रोलियम प्राइवेट कर दिया, आपने रेलवे प्राइवेट कर दिया। अगर प्राइवेट ही करना है तो उन प्राइवेट एजेंसियों के साथ साथ एक और नियम लागू कर दें कि जो प्राइवेट संस्थानों में जितने भी प्राइवेट जो युवा जो रोजगार वहां पर करें, जो जॉब वहां पर करें, उनको भी पूरा वेतन मिलना चाहिए। क्यों 6-6 हजार रुपए में, 8-8, 10-10, 12-12 हजार रुपए में आज का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है? उनको प्राइवेट संस्थानों में पूरा रोजगार मिले, पूरा वेतन मिले, ये भी आपको नियम और कानून बना देना चाहिए, ताकि अगर प्राइवेट संस्थानों में कोई बच्चा जॉब के लिए जा रहा है तो उसको पूरा वेतन मिलना चाहिए। क्योंकि आज 8 से 10 हजार रुपए की रोजगार के अंदर उसका घर नहीं चल पा रहा है। तमाम चीजें यहाँ के अंदर बैठे हुए नेताजी को पता है। और जितने बॉर्डरों पर अगर हमारे जो जवान काम कर रहे हैं, चाहे फिर वो आर्मी के हों, पैरामिलिट्री फोर्स के हों, किसी भी रूप में जो जवान काम कर रहे हैं, वो सिर्फ गरीब परिवार का और किसान परिवार का बंदा काम कर रहा है। क्या वाकई नेताजी लोगों का भी एक भी बच्चा कभी बॉर्डर पर आपने मरता हुआ देखा? क्या नहीं मरता हुआ देखा। सिर्फ उन लोगों की फाइलों को दबाया जाता है जो हमारे देश के जितने किसान हैं, जो हमारे मध्यम वर्ग के परिवार के जो बंदे हैं, उन परिवारों का कोई भी अगर जो है बच्चा वहां पर जाता है तो अगर वहां पर सीने पे गोली खाता है तो सिर्फ आप लोग उनकी फाइल को दबाते हैं या उसको पैसे से तोल दिया जाता है। जैसे अभी बताया ना, 4 साल के बाद, अगर 4 साल के बीच में भी अगर उसको किसी भी प्रकार की हानि होती है, क्षति होती है उसके शरीर को, जितने प्रतिशत हानि होगी उतना प्रतिशत उसको पैसा दिया जाएगा, मतलब उतना प्रतिशत उसको मुआवजा दिया जाएगा। अगर वाकई मेरी बात ये खड़ी और कड़वी लग रही हो तो मुझे आज वाकई में जेल जाने से भी डर नहीं है। अगर इस चीज को लेकर के संसद भवन में बैठे हुए नेताजी को बुरा लग रहा हो तो मुझे जेल भी भेज देंगे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि खड़ी और कड़वी आवाज वाकई सच्ची और चुभेगी आवाज, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और वो आज चुभ रहा होगा। मैं संसद भवन के सामने से ये बात बता रहा हूं आज आपको, देश को। अगर वाकई में ही देश को सुधारना है, देश को समृद्ध बनाना है, देश को सशक्त बनाना है, तो सबसे पहले जितने नेताजी लोग हैं भारत देश में, उनके बच्चे कम से कम पहले सरकारी स्कूल में पढ़ें, उनकी जो बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूल में इलाज मिले, उनकी जो भी सुविधाएं हैं वो सरकारी स्कूल से हों, सरकारी संस्थानों से है, तब जाकर के हमारे भारत देश का विकास हो सकता है। पर ऐसा होगा नहीं। एक भी नेता का बेटा क्या वाकई सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता? क्यों उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है? उनको इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में दिया जाता है, जबकि
बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हमारे भारत देश के अंदर हमने शिक्षा सुविधा का सुधार किया है और स्वास्थ्य सेवा का सुधार किया है। अगर वाकई में इन चीज़ों का सुधार किया है तो क्यों बड़े बड़े नेताजी लोगों के बच्चों का सुधार, बच्चों का विकास, बच्चों की स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा सरकारी और सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटलों में क्यों नहीं होती? क्यों ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं? जिस दिन तमाम नेताजी लोगों के बच्चों का भविष्य सरकारी स्कूलों से उठने लगेगा, तब सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इतनी अच्छी हो जाएगी कि वाकई प्राइवेट स्कूलों की हमारे भारत देश में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आज अगर आप देखेंगे तो सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल के बाहर आपको प्राइवेट क्लिनिक चलाते हुए डॉक्टर नजर आ जाएंगे, बिल्कुल उसके सामने प्राइवेट हॉस्पिटल नजर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल की सुविधा में आज भी कमी है, इसलिए आज हमारे को सरकारी हॉस्पिटल के बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी, प्राइवेट क्लिनिक की जरूरत पड़ी। अगर सुविधा अच्छी होती तो शायद प्राइवेट हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़ती। अगर आप बात करें सरकारी स्कूलों की, अगर सरकारी स्कूलों की सुविधा इतनी अच्छी होती या सरकारी स्कूलों में शिक्षा इतनी अच्छी होती तो शायद प्राइवेट स्कूलों की जरूरत ना पड़ती। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कोटे की भी, अगर इस समय जो दिल्ली के अंदर बात करें ईडब्ल्यूएस कोटा जो लगाया, ताकि ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर मतलब इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन के अंदर जो बच्चे आते हैं, मतलब मध्यम वर्गीय बच्चे, जो पुअर फैमिली से बच्चे हैं, उनका जिनका नंबर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है, उनको प्राइवेट स्कूलों के अंदर एडमिशन मिलेगा, जिसका खर्चा, जिसका भार दिल्ली सरकार उठाएगी। मुहिम अच्छी है, लेकिन उसके पीछे राज क्या है, मैं आपको उसकी परतें आज खोल दूं। अगर वाकई दिल्ली सरकार को अपने दिल्ली सरकार की स्कूलों के ऊपर इतना भरोसा होता कि हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, तो शायद ईडब्ल्यूएस का कोटा ही ना होता कि वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए कुछ आरक्षण निकालती कि ईडब्ल्यूएस के नाम पर। अगर थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि ईडब्ल्यूएस कोटा ही ना होता, क्यों? अगर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इतनी अच्छी होती तो शायद वो प्राइवेट स्कूलों के लिए ईडब्ल्यूएस का कोटा ना निकाला होता कि हम प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को एडमिशन लेने के लिए ईडब्ल्यूएस के कोटे की तैयारी करते वो बच्चे, या उसमें उनका इंतजार रहता कि हमारा किस प्राइवेट स्कूल में नाम आएगा ईडब्ल्यूएस कोटे में। और दिल्ली के अंदर वाकई ईमानदारी से जाँच हो जाए कि जितने ईडब्ल्यूएस कोटे के एडमिशन हो रहे हैं उसमें वाकई सच्चे जेन्युइन कितने हैं और फर्जी कितने हैं। 70-75% बच्चे फर्जी अपना ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए इनकम सर्टिफिकेट जो है जाली तैयार करवाते हैं एसडीएम कोर्ट से, जिसमें 3000, 4000, 3500, 4000 रुपये जिसके जो भी लगते हैं। ईमानदारी से अगर वाकई ये चीज़ की जांच हो जाए तो पता लग जाएगा कि कितने जो सक्षम थे, जो प्राइवेट स्कूल में मतलब फीस भर सकते थे, वो लोग भी ईडब्ल्यूएस कोटे का नाजायज फायदा उठाते हैं। और ये मैं डंके की चोट पर सच कह रहा हूँ, बात सच्ची है। लेकिन विधानसभा सांसद भवन के सामने बैठे हुए, खड़े हुए यहाँ पर दिनेश गर्ग जैन, मैं पत्रकार, लेकिन इन तमाम नेताजी लोगों को इस विषय में भी पता है कि वाकई दिल्ली के अंदर ये घोटाला, ये धांधलेबाजी चलती है। लेकिन जिस दिन वाकई ये लोग अपना खुद का करा हुआ भ्रष्टाचार बंद कर देंगे, फाइल के ऊपर नहीं जमीन के ऊपर उतर के भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार बंद कर देंगे, तब हमारा भारत देश जरूर समृद्ध बनेगा, जरूर सशक्त बनेगा। बाकी दिल्ली के सांसद भवन के सामने से नेताजी लोगों की कुछ काली करतूतों को दिखाते हुए, बाकी भारत देश के किस तरह से भविष्य को बनाएंगे उसको दिखाते हुए, मैं दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। जय हिंद, जय भारत।